गुड इवनिंग गाइस। मैं ब्रिजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और उसमें हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे आशा है आप सभी मेरे बहन और भाई, मेरे प्रिय मित्र गण, आप सब इसका अध्ययन कर रहे होंगे और ये आपके लिए काफ़ी कारगर साबित भी होंगे। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि यदि हमारा वीडियो पसंद आती है उसको लाइक एंड शेयर करें। तो आज हमारा टॉपिक है हमारा देश अर्थात भारत, इंडिया, आवर कंट्री ऑफ इंडिया। 7 चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ आदि पाई जाती हैं। आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है, जो कि ये उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है और पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर ये लहराते हुए सागर दिखाई देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो मूल विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश किबुथु से लेकर के पश्चिम में आपके कच्छ के रन तक, वहाँ तक ये आपका 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। उस मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हमारे भारत में कुछ द्वीप समूह हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, न्यूमूर द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह आदि हमारे भारत की सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। और भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हमारी परंपराओं यहाँ पर भिन्न दिखाई देती हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की जो आबादी है वो 121.05 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में लगभग 135 करोड़ जनसंख्या पार कर चुकी है, क्योंकि जनसंख्या की दर से अर्थात मानव संसाधन दर से भारत विश्व में द्वितीय स्थान रखता है। लेकिन जो भारत की स्थिति एवं विस्तार है, लोकेशन एंड सिचुएशन क्या है इसका, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के मध्य से होकर के कैंसर ऑफ लाइन गुजरती है, जो 23.5 अक्षांश के मध्य स्थित है। और ये कर्क रेखा आपके 8 देशों के होकर गुजरती है। तो ये आपकी जो मुख्य भूमि है भारत की 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के हिमालय 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति स्थित है। और पूर्व में देखा जाए तो गुजरात के 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपको डाटा तैयार करना है। और भारत 29 देशांतरों के मध्य स्थित है। देशांतर जो विस्तार है 29 डिग्री के कारण है, यहाँ छोर जो स्थित है। और इसी में ये लगभग आपके जो आपका यामोत्तर रेखा है वो 82.5 इसी के मध्य से होकर के गुजरती है। क्योंकि देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्य उदय लगभग 2 घंटे पहले उगता है। क्योंकि सूरज सबसे पहले कहाँ पर उगेगा, तो आपका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, और 2 घंटे बाद कहाँ, गुजरात में। तो इस तरह से हम मैप में एक बार
आपको दिखाते हैं। जिस तरह से ये आपकी मूल भूमि है और ये आपकी मूल भूमि है और इधर भी ये मूल भूमि है। तो पड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम पहले आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, तो यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी यानी उत्तरी अक्षांश लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश में भारत की स्थिति स्थित है। और यहीं पर देशांतरी विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका किबिथु यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत की स्थिति स्थित है। क्लियर। तो ये आपका देशांतरी विस्तार, ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको पूछा जाता है, तो आपको इस तरह से तैयार रहना है। नेक्स्ट आता है, भारत के मध्य से होकर के एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और ये मिजोरम होकर के ये रेखा गुजरती है। क्लियर। तो आपका कौन सा हो गया यहाँ पर, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपका वेस्ट बंगाल, इसके बाद आएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के यह रेखा गुजरती है। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर आपके ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये आपका है लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर द्वीप स्थित हैं। ये दमन और ये दादर नगर हवेली स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स। तो पूछा जाता है कर्क रेखा कितने राज्यों को क्रॉस करती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों को क्रॉस करती है। क्लियर। तो यहीं पर देखते हैं यहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो देश हैं, तो यहाँ पर है आपका अफगानिस्तान पश्चिम में और एक पाकिस्तान इससे सीमा बनाता है। और इधर आपका है चीन और ये आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश, ये आपकी राजनीतिक सीमाएं बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। काफ़ी पूछा जाता है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी है, ठीक है ना, तो किसकी है, पश्चिम बंगाल की है, यानी कि आपका बांग्लादेश की ये सीमा सबसे, और किससे लगाता है सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो इस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात ये है कि पश्चिम में कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं आपकी, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो उत्तर में नेपाल, चीन, भूटान और इस तरह से स्थित हैं। तो आपके पूरब में म्यांमार और ये आपका बांग्लादेश स्थित है। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी एक जल संधि है, इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि किस किस के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत के जो मध्य से होकर के एक रेखा और गुजरती है, तो ये आपका जो टाइम को शो करती है, तो ये आपकी कौन सी 82.5 जो 82.5 रेखा है, ये रेखा इससे गुजरती है। तो कितने राज्यों को क्रॉस करती है, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो आपको पता ही है यहाँ पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो आपको 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो इस तरह से आपको राज्य, पहले कौन सा राज्य पड़ता है, उत्तर प्रदेश, और लास्ट में आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों से होकर 82.5 रेखा गुजरती है। तो एक आपका इस तरह से जो 1 डिग्री को जो इसमें डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। अगर 82.5 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आपका निकल के आएगा, तो ये दिखाते हैं आपको 82.5 इंटू 4 तो 8 और 32, और इसमें आधा जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 33, और इसमें आपका भाग दे दें 60 मिनट का, तो इसका आंसर आता है 5.5। अर्थात भारत का जो समय है, जो इंटरेस्ट समय है, वो 5.5 घंटे भारत का आगे समय है। क्लियर। अगर लंदन में एक दिन का 1 बज रहा है, तो भारत में आपके
कितने बज रहे होंगे, तो आपको ध्यान रखना है लंदन में 1 बज रहा है तो भारत में 6:30 बज रहे होंगे। क्लियर दोस्तों, इस तरह से आपको विषय से ये तैयार करना है। नेक्स्ट आता है ये मैप में देखते हैं कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में रियासतें थी और रियासतों को मिलाने में सबसे बड़ा श्रेय था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और जो 552 रियासतें थी उनको किस तरह से इसको मिलाया गया, और सबसे बड़ी रियासत थी जूनागढ़ की, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद वाली। तो इसके बारे में हिस्ट्री में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो राज्यों का फिर गठन हुआ और भाषा के आधार पर ये इनका गठन हुआ था। और पहला जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना, तो पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर, 1900 आपका जो 52 में और 53 में। इस तरह से फिर आपका गुजरात बनता है, इस तरह से आपके हरियाणा है, इस तरह से इसका अलग अलग इसका निर्माण होता है। तो आपको इस विशेष करके ध्यान रखने हैं। लेकिन वर्तमान में भारत में जो राज्य हैं वो केंद्र शासित और राज्य 36 हैं। इसमें केंद्र शासित राज्य हैं वो आपके 8 हैं। पहले 9 थे, लक्षद्वीप, आपका दमन और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। पहले ये अलग हुआ करते थे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जी आपके 2019 में इसको अलग कर दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए भारत में अब वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, दमनदीप, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि हैं। और भारत में जो राज्य हैं और राज्य जो अब कितने राज्य हैं आपके, तो 28 राज्य हैं। क्लियर फ्रेंड्स, कितने हैं? 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य में जो हमारा अंतिम जो राज्य बना था वो बना कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना जो आपकी जो पोजीशन बनी, तो ये वाला है क्षेत्र, ये तेलंगाना का क्षेत्र है। और तेलंगाना बना था आपका 2 जून 2014 को। क्लियर, यानी 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य स्थापित हुआ। इससे पहले आपके उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक नए राज्य बने से 2000 में। क्लियर, तो इस तरह से भारत में समय समय पर राज्यों का भी निर्माण होता रहता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति और आदि राजनीतिक सीमाएं और कुछ राजनीतिक पहलू होते हैं, इसको देखा जाता है। तो भारत में पश्चिमी घाट से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं और पूर्वी घाट से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं, तो पूर्वी घाट से जो सीमा लगाने वाले जो राज्य हैं आपका कौन सा है? पहले उड़ीसा। क्लियर, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आता है आपका तमिलनाडु और एक है आपका पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? 4। फिर इधर पश्चिम बंगाल से यानी कि आपके अरब सागर से सीमा लगाने वाला राज्य आपका है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। टोटल कितने हो गए? 5 और प्लस अगर 4 बराबर कर दें इक्वल टू, तो आपको हो जाएंगे 9। यानी कि 9 राज्य आपकी जल सीमा से आपकी सीमा को टच करते हैं। तो कई बार सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कितने राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं और 5 राज्य पश्चिमी घाट पर और 4 राज्य पूर्वी घाट पर स्थित हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहीं पर एक और चर्चा कर लेते हैं आपको कर्क रेखा के बारे में। ये कर्क रेखा इसके मध्य से हो गुजर रही है, और कर्क रेखा जो है आपकी गुजरात और राजस्थान, सबसे छोटी सीमा यानी सबसे छोटी सीमा जो बनाती है वो राजस्थान से, और सबसे अधिक जो गुजरती है वो कहाँ? मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, जो कि दिल भारत का क्या है, ये हर्ट कहलाते हैं इसे। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आपका ये झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका ये त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम होकर के ये रेखा गुजरती है। क्लियर, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसे पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला राज्य है आपका एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपका है ये जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, तो इस तरह से आपको ये सीमा बनाते हैं, और ये लद्दाख का भी क्षेत्र आता है। चीन से सीमा बनाने वाला राज्य आपका आएगा ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आएगा आपका सिक्किम। क्लियर, फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ये किससे सीमा बना रहे हैं? ये बनाते हैं चीन से। और नेपाल से सीमा बनाने वाले
तो नेपाल से जो सीमा बनाएंगे आपके बनाते हैं एक तो उत्तराखंड, क्लियर, और एक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम। ये किससे बनाते हैं सीमा? नेपाल से, यानी नेपाल से देश से ये अपनी सीमाएं बनाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। फिर देखते हैं भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो भूटान से सीमा बनाएंगे आपके, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका भूटान, और भूटान से जो सीमा बना रहा है आपका, एक तो है आपका अरुणाचल प्रदेश, क्लियर, एक तो कौन सा हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका है सिक्किम, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है आपका आसाम। तो इस तरह से भूटान से सीमा बनाने वाले ये राज्य हैं। फिर आपका आता है बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला, यानी ये वाला बांग्लादेश है, और बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो हैं आपके आपका पश्चिम बंगाल, क्लियर, फिर आता है आपका मेघालय, फिर आपकी यहाँ पर आता है एक त्रिपुरा, फिर आपका आता है आसाम। यानी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये कैसे सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। क्लियर। जो तीस्ता नदी का विवाद चल रहा था, इसमें अभी शेख हसीना हमारे भारत में आई हुई थी और उनसे इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं, मीटिंग हुई है। अब देखो इसका क्या डिसीजन लिया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो करंट से भी आप जुड़े रहें। तो इस तरह से अब बात ये आती है म्यांमार की, एक बार देख लेते हैं म्यांमार से कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप म्यांमार से सीमा बना हुए राज्य हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। तो इसके बाद आता है आपका नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो सबसे जो लंबी सीमा बनाता है किससे? म्यांमार से, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, क्लियर। तो इस तरह से राजनीतिक दृष्टि देखा जाए तो इस तरह से ये इसका मैटर था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कौन से कहाँ पर है और कौन सी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, और ये कभी कभी इसके ये पूछ लेता है कि लखनऊ का किस अक्षांश देशांतर पर स्थित है, ये आसाम किस अक्षांश देशांतर पर स्थित है। इसके बारे में आप लोग एक थोड़ा सा मैप से थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करें, और यहाँ पर इसको जब अध्ययन करें तो इसकी सीमाएं जरूर देखें। अब आंतरिक सीमा है, आंतरिक सीमा कौन से सबसे ज़्यादा सीमा कौन से बनाने वाला राज्य है? तो सबसे अधिक ज़्यादा सीमा बनाता है कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से एक आपका एक यूनियन टेरिटरीज है। तो इसमें आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली है। इसके बाद आपके 8 राज्य हैं। इस तरह से 9 इसमें सीमा ऐसे उत्तर प्रदेश से बनाते हैं, क्लियर। तो सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद 5 से 6 सीमा बनाने वाले कई एक राज्य हैं। तो आप इसमें देख कर और कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन हुआ, इसके बारे में चर्चा की। तो भारत में जो भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्लियर। तो अब देखते हैं भारत में एक इस तरह से भौतिक जो कंडीशन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, तो ये सारी कंडीशन है भौतिक रूप से। ये आपका कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, आपके जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की कुछ रेंज इसमें शो की गई हैं। ये सारी आपको जो डार्क किया गया है, ये सारी रेंज हैं, और रेंज कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसके थोड़ा सा आपको स्टडी कराते हैं। तो ये इस तरह से भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश राजधानी आपकी लखनऊ है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी दिसपुर है। आसाम की राजधानी दिसपुर है, और गोवा की राजधानी पणजी है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है। इस तरह से आप सारे राजधानियाँ, और इसके मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। हरियाणा की और पंजाब की दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, और हिमाचल प्रदेश की शिमला है। जम्मू कश्मीर की आपको पता ही है श्रीनगर है, और लद्दाख की लेह है, क्लियर। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, और मिजोरम की आइजोल है, ठीक है ना। आइजोल यहाँ जनजाति भी है, आइजोल नाम की पहाड़ी भी है, क्लियर। तमिलनाडु आपको बता ही दिया मैंने अभी आपको। केरल राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। तो आपको सारे जो राजधानी क्षेत्र हैं इन सबको आपको याद कर लेने हैं। और जो डॉट डॉट हो रहा है इसमें ब्लैक डॉट, ये सारी राजधानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप एक मैप लें और मैप में इसको शो कराएं, जिससे आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाए। तो अब देखते हैं भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन क्या है? भारत को
जो भारत में जो भौतिक आकृतियाँ हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, ये द्वीप समूह हैं। जो उत्तर में आपको जो बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र दिखाई देता है वो हिमालय जो संतरी के रूप में काम करता है। तो हिमधन आलय यानी हिम से घिरा हुआ क्षेत्र हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक बृहद हिमालय होता है, ऐसे हिमाद्री है। तो इसके ऊपर ट्रांस हिमालय, मान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरह से एक श्रेणियाँ सारी फैली हुई हैं। क्लियर। तो इसके बाद देखेंगे इसमें मैदानी इलाका कैसे कैसे क्या फैला हुआ है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों मैप में। तो ये बड़ी अति सुंदर मैप है। हमारा देश अति सुंदर है, देखने दिखाने लायक है और ये पवित्र भूमि वाला देश है। 135 करोड़ जनसंख्या वर्तमान में निवास करती है और 2011 की जनगणना अनुसार भारत में 121.05 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। और भारत में भी राज्य हैं सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि राज्य हैं। क्लियर। डेंसिटी से देखा जाए तो डेंसिटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी, तो ये सब मिलती है आपकी बिहार और पश्चिम बंगाल, फिर मिलेगा आपका केरल, फिर उत्तर प्रदेश आ जाएंगे आपको आपका पंजाब, फिर पंजाब बाद आ जाते हैं आपका तमिलनाडु आदि राज्यों में इस तरह से फैला हुआ है। ये यहाँ पर डेंसिटी मिलती है। लिटरेसी और ज़्यादा है, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ, पढ़े लिखे कहाँ है, केरल में है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह से सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब बातें करते हैं भारत की जो स्थिति विस्तार था, जो भौतिक स्वरूप क्या है, और भौतिक स्वरूप में आप देखेंगे हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत में ये आपको पूरा रेंज दिखाई दे रहा है। तो भारत को कई एक प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। तो भारतीय प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का रीज़न यही है कि अलग से आसानी से इसको पढ़ा जा सके। तो पहला है आपका उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, फिर आता है गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र, फिर आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर आता है तटीय मैदान और एक आता है प्रायद्वीपीय पठार। इस तरह से भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। लेकिन और छोटे से पढ़ें तो आपको अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह को भी अलग किया जाता है। द्वीप समूह और आपके मरुस्थलीय इलाका को अलग कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से 6 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम अध्ययन करते हैं कि हिमालय जो है हमारा एक प्रहरी के रूप में, एक संतरी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि प्रकृति ने इस तरह से हमारे भारत को गुथा है कि बहुत अति सुंदर है। यहाँ विश्व की सारी जलवायु भारत में पाई जाती हैं। ठीक है ना। विश्व में जितनी भी जलवायु हैं वो भारत में ही स्थित हैं। ठीक है ना। तो उत्तर में देखते हैं, उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत पर आपकी पता है ये रेंज है आपका, ये इस तरह से मैं आपको बताऊं तो ये वाला क्षेत्र ये कौन सा है आपका, ट्रांस हिमालय। ठीक है। और ये आपका क्या है, ये वाला पठार है। ठीक है ना। पामीरी गांठ है, ये पामीरी गांठ है, और ये तिब्बत का पठार है। तो ये ट्रांस हिमालय आता है आपका महान हिमालय, फिर आएगा आपका मध्य हिमालय, और ये आता है आपका शिवालिक हिमालय रेंज है। इस तरह से ये सारी फैली हुई है मेरे प्रिय दोस्तों। तो ट्रांस हिमालय आपका महान हिमालय, तो महान हिमालय ये पूरा फैला हुआ है 2400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्लियर। तो ये हिमालय जैसे जैसे हम पूर्व तरफ जाते हैं तो ये कैसा संकुचित होता चला जाता है, और जैसे पश्चिम के आते हैं तो ये क्षेत्र क्या है विस्तृत होता फैलता हुआ चला जाता है। क्लियर। तो इसका जो विस्तार है सबसे ज़्यादा वो पश्चिम में है, और संकुचित किधर है आपको पूर्व तरफ जाएंगे संकुचित होता जाता है। तो अर्थात जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो आपकी सभी किधर हैं, पूर्व की तरफ हैं। जिस तरह से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वो कहाँ पर है आपकी, पता ही है आपको कहाँ पर है वो, ये है आपकी नेपाल में। कहाँ है ये, नेपाल में। उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है। क्लियर। तो इस तरह से है। अब देखते हैं महान हिमालय में जो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। 6000 मीटर से ऊंची चोटियाँ यहाँ पर सारी मिलेंगी। तो यहाँ पर देखते हैं नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है 8,126 मीटर है। क्लियर। तो इस तरह से नंगा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, यहाँ नमचबरवा है, ये ढेर सारी चोटियाँ हैं। तो यहाँ पर देखते हैं नमचबरवा, तो आज कितने 7,756 है। और ये आपकी कंचनजंगा है आपकी, यहाँ पर ये फैली हुई 8,559 है। तो इसकी जो कहाँ पर है, ये भारत में। तो भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कंचनजंगा। ठीक है ना। भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू।
कौन सी है आपकी, K2 है, कराकोरम शिरडी है। क्लियर, 8,611 मीटर है। तो इस तरह से फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पर मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय में इसकी जो ऊंचाई है वो 4500 है, ठीक है ना, 4500 है एवरेज। और यहाँ पर जो उसकी ऊंचाइयाँ मिलती हैं, ढेर सारी चोटियाँ हैं, पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। नीचे आ जाएंगे, आपका नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये इधर आता है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है ना। इधर आपकी ढेर सारी फैली हुई हैं, इधर भी ढेर सारी चोटियाँ हैं, मकालू है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये आपकी नेपाल वगैरह ये बॉर्डर पर ये सारी फैली हुई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ भिन्न यहाँ पर अनेक ग्लेशियर भी हैं, और ऊपर ट्रांस हिमालय में भी अनेक ग्लेशियर हैं। जिस तरह से यहाँ पर है हिस्पिन है, ब्यापो है, बालतोरा है, सियाचिन है, आदि ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पर अनेक घाटियाँ भी हैं, अनेक घाटियाँ, जैसे आपकी जम्मू घाटी, फिर आपकी कुल्लू घाटी, ठीक है ना, यहाँ पोलो घाटी, फिर यह आपकी आएगी काठमांडू घाटी। इस तरह से ये घाटियाँ भी यहाँ पर फैली हुई हैं। अर्थात यहाँ पर घास के मैदान भी हैं, घास के मैदान। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में आप गए हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, और उत्तराखंड में आपकी फैली हुई 2 घास के मैदान बुग्याल और पयार हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो फूलों घाटी किस ज़िले में है, तो चमोली ज़िले में है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला सारा चीज़ है। दूसरी बात ये आती है, इसके दक्षिण में एक नवीनतम हिमालय पर्वतीय चोटी है, श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है आपका शिवालिक श्रेणी, इस तरह से विस्तृत है। क्लियर। तो शिवालिक श्रेणी आपकी फैली हुई है, और ये शिवालिक श्रेणी में हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये यहाँ पर क्या है, ये पहाड़ियाँ इसकी क्या है, इसकी रेंज है, चोटियाँ हैं, ये सारी विस्तृत हैं। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारी फैली हुई यहाँ पर क्या है, फिर आपकी मड़ी पहाड़ी आती है, फिर नागा पहाड़ी आती है, फिर ये मिजो पहाड़ी है, फिर इसके बाद आपकी यहाँ पर आसाम की है, ठीक है ना। इस तरह से पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, त्रिपुरी पहाड़ी है, ये सारी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो इस तरह से हिमालय पर्वत आपका एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, और यहाँ से अनेक नदियाँ उद्गम होता है। इन नदियों को सतत बहानी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है यहाँ पर एक क्या है, एक झील है, लेक है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से कई एक नदियों का उद्गम होता है, जैसे सिंध रिवर, इंडस वैली और इंडस रिवर्स, और एक आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है किस किस पहाड़ को क्रॉस करके आती है, कौन सी चोटी है, किसको पास पार कर क्रॉस करेगी, इसको कमेंट करके बताएं। दूसरी बात ये है कि इसमें हम जो इसके बाद जो हमारे उत्तराखंड में जो यहाँ से ढेर सारे ग्लेशियर हैं, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर एक ग्लेशियर है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, एक है मिलाम ग्लेशियर, और यहाँ पर एक नदी निकलती है तीस्ता, और ये आपका है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। और आपको पता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है जो आपका बलित पर्वत है, जो काफ़ी अपवर्तित हो चुका है, प्री कैम्ब्रियन में इसका जन्म हुआ। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत, ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। क्लियर। और इसके पश्चिमी घाट पर एक सयाती पर्वत खड़ा हुआ है, एक भ्रंश कगारीनुमा, तो इस हिमाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कहते हैं उत्तरी हिमाद्री, मध्य हिमाद्री और दक्षिणी हिमाद्री। क्लियर। तो इस तरह से है। फिर इसके दक्षिण में देखते हैं, यहाँ पर है आपकी नीली पर्वत, यहाँ पर ढेर सारे पर्वत हैं। इस तरह से पूर्वी घाट वाले पर्वत हैं, नन्नामलाई, बालकुंडा, पालकुंडा, इस तरह से यहाँ पर ढेर सारियाँ पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। यहाँ पर आपको बादाम पहाड़ और ये बस्तर का पठार, यहीं पर आपको बेलाडीला की खान है। इस तरह से जब खान से संबंध पड़ेगा तो उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके मध्य में जो आपका ये इस तरह से येलो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, प्लेट्यू है, ठीक है ना, पेंसुला है। तो ये इसी को हम प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अनेक नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पर एक अमरकंटक है, अमरकंटक से 4 नदियों का उद्गम होता है। एक आपकी सोन नदी, ये आती है आपकी
नर्मदा नदी, और एक आती है वैनगंगा, और ये आती है महानदी का उद्गम होता है। और यहाँ पश्चिमी घाट से अनेक नदियों का उद्गम होता है, जिस तरह से आपकी एक है गोदावरी। गोदावरी को भारत की गंगा अर्थात बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तथा इसके बाद आपको यहाँ कृष्णा नदी, महेंद्रगिरी, यहाँ से कृष्णा नदी, फिर आपकी कावेरी नदी आदि नदियाँ। यहाँ पर ढेर सारी नदी हैं छोटी छोटी, जैसे आपकी पेरियार है, भरतपूजा है, पम्मा है, ठीक है ना, गंगा वैली है, ढेर सारी नदी हैं, मांडवी है, ज्वारी है, ठीक है ना। और यहाँ से एक ताप्ती नदी है और एक नर्मदा नदी है जो उल्टी हमेशा बहती हैं, ठीक है ना। ये किसमें गिर रही है? आपकी अरब सागर में। क्लियर? तो ये पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, जो उल्टी बहती है और सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इसी नदी पर ही सबसे ऊंचा और सबसे इसी नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। क्लियर? तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक वाटरफॉल का निर्माण होता है, पता ही है आपको। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, वाटरफॉल के बारे में काफ़ी चर्चाएं की हैं। तो मुझे लगता है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, इस तरह से यह पर्वत है, पठार है, और इस तरह से मैदान, और मैदान के बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो नदियाँ अपने साथ क्या है, जड़ोपंख, जड़ोशंख, गाद, मड, कट, कीचड़ वगैरह लेके आती हैं, अपरदन करती हैं, और निक्षेपण क्रिया करने से वहाँ पर क्या जमा करती हैं, तो यहाँ नमी मृदा का निर्माण होता है। तो ये हिमालय पर्वत है, और ये शिवालिक हिमालय के गिर पद में यहाँ पर जमा करती हैं, इसे भावर क्षेत्र कहते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद ये वाला क्षेत्र आता है, इसे हम कहते हैं आपका खादा क्षेत्र कहते हैं, और इसके यहाँ पानी नहीं पहुँच पाता उसे बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पानी भरा रहता है उसे तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भावर, खादर, तराई और बांगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत में 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसमें जो क्षेत्र आता है आपका जो विस्तारित है, तो आपका पंजाब और आपका पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, फिर इसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और इस तरह से आसाम तक ये विस्तृत है। तो इसमें सबसे अधिक जो कृषि होती है वो जीविका निर्भर कृषि होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और आपको पता ही है भारत की सबसे जनसंख्या निवास करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और इसी क्षेत्र में ही सबसे अधिक डेंसिटी वाला राज्य है, उस राज्य का नाम है आपका बिहार। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो भौतिक विभाजन के बारे में आपको अध्ययन किया है, कौन से पर्वत कहाँ पर है? तो विंध्याचल पर्वत, ऐसे देख लें। तो ये आपका कौन सा पर्वत है? ये आपका विंध्याचल पर्वत है, ठीक है ना। ये सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ ढेर सारे आपके हरिश्चंद्र चोटी हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दूसरी देखते हैं, यहाँ पर मेकाल पहाड़ी है, अमरकंटक है, छोटा नागपुर पठार है, ये ढेर सारी हैं। तो यहाँ पर जो टूटा हुआ क्षेत्र है तो विंध्याचल, तो बारनेर, इस तरह से ये बारनेर, कैमूर, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इस तरह से ये क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है। तो इसमें से ऑब्जर्वेशन करा रहा है, तो अब जरूर निक्षेप क्या होते हैं? नदियों द्वारा जो लाए जाते हैं, मिट्टी जमा होती है उसे जरूर निक्षेप कहते हैं। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? वो जो नदी, जो मेजर नदी होती है उसमें पानी लेकर आती हैं और उसमें छोड़ती हैं, और उससे पानी जल स्तर को ऊंचा कर देती हैं। आप डू यू नो, जानते हो आप गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी के बारे में? बिल्कुल जानते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो आपको गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, और ये भारत की सबसे पवित्र नदी है, उत्तर भारत की सबसे पवित्र नदी अर्थात भारत की पवित्र नदी है। इसकी जो सबसे लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम बताया था मैंने आपको, इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील से, और ये आपके तिब्बत से, चीन से होते हुए और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दिहांग, दिबांग, लोहित, देसा इसकी सहायक नदियां हैं, और इसके साथ पानी जल को लेकर के फिर कहाँ प्रवेश करती है? आपकी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पर भी इसके कई नाम हैं, यमुना वाला नाम से जानी जाती है, और इसमें अर्थात बंगाल खाड़ी में विलय हो जाती है। आओ कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारी बच्ची है प्यारी सी, वो भी बात कर रही है कि आप बताइए कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे क्या है। तो यहाँ पर क्या है, एक कुरुक जिला है कर्नाटक में, वहाँ से ये निकलती है, ठीक है ना। और वहाँ से निकल के और ये आपकी तमिलनाडु अर्थात लास्ट में जाकर के बंगाल खाड़ी में विलय हो जाती है। और दक्षिण भारत की
इसे गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण भारत की ये सततवाहिनी नदी है। सततवाहिनी नदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है तो यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है, और ये हवाएं उत्तर पूर्व की ये हवाएं आती हैं और यहाँ पर टकराती हैं, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या है, वो घनघोर वर्षा होती है। और एक इधर से मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, और इससे वर्षा होती है, और इससे वर्षा बहुत होती है। तो इसलिए क्या है, ये सततवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल पूछा गया है, दक्षिण भारत की सततवाहिनी नदी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? कावेरी नदी को कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से था, और ये सारा आपका ये सब दे रखा है ऑब्जर्वेशन के लिए। प्रवाल क्या कहते हैं? प्रवाल सब कहाँ मिलते हैं? तो ये प्रवाल एक मूंगे वाले जंतु होता है, उसमें पॉलिप कहा जाता है, और ये पॉलिप है जो कि जीव पॉलिश करते हैं, इसे कंकाल बच जाता है, और इस पॉलिप से वृद्धि से एक ठोस कंकाल के ऊपर होता है, और जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो एक द्वीप है आपका, तो मैं आपको ये वाला लक्षद्वीप, कौन सा? लक्षद्वीप इसी प्रवाल से बना हुआ है। तो ये प्रवाल कैसी है? एटॉल प्रवाल है, ठीक है, कोरल रीफ है, इससे निर्मित है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये सारा टॉपिक था। और यहाँ पर आपको ये पूछेगा दक्षिण भारतीय नदी कौन कौन सी हैं, ये 4 नदियों का नाम लिखो। तो आपको ये ध्यान रखना है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, भरतपूजा है, ढेर सारी नदी हैं, बेगई है, तामपाड़ी है, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद कर लेनी है। ब्राह्मणी है, परसुणी है, बैतरणी है, ढेर सारी नदियाँ हैं, तो ये आप लोग याद करनी है। इस तरह से यहाँ पर सारे ये ऑब्जर्वेशन कराया है, तो आप भी इस तरह से बनाएंगे चित्र को, तो ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। भारत में द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चनों की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने भौतिक भागों में विभाजित किया है? भारत को सामान्यतः विभाजित किया था वो 4 भागों में। पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, गंगा यमुना का बृहद मैदान, फिर आता है आपका समुद्र तटीय मैदान, और एक होता है प्रायद्वीपीय पठार। अगर 2 को सम्मिलित कर लिया जाए, समुद्र तटीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, एक ये हो गया, और दूसरा है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरह से 6 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। भारत में स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, और उनके नाम लिखे हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो स्थल क्षेत्र है, उसी सीमा है। भारत कौन कौन से स्थल हैं, तो इसके बारे में आप चर्चा करें और बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं। स्थल कौन कौन से हैं, स्थलीय सीमा है, तो उससे भारत की जो स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। 7 देशों के नाम बताने हैं, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है ना। इससे म्यांमार है, बांग्लादेश है, इससे ये सारी चीज़ आपको लिख के बतानी है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिनती है, ये जरूर बताना है आपको। तो वही बताओ, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक तो आपकी है नर्मदा, और एक है आपकी ताप्ती नदी। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेरे प्रिय दोस्तों, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इंडिया का वेश। तो भारत में 28 राज्य और 8 ही केंद्रशासित प्रदेश हैं। लेकिन कुछ समय पहले इसमें 28 राज्य 9 केंद्रशासित प्रदेश है, इससे पहले 29 राज्य थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लक्षद्वीप, इसके बाद आपको अंडमान निकोबार, और ये आपका दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को फिर क्या है, इनको दोनों को एक कर दिया गया। इसलिए क्या है, इसमें से एक को हट गया है, तो इसलिए अब 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश रह चुके हैं। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? अभी हमने चर्चा की थी कि उत्तरी जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ भूखंड है, और यहाँ पर गंगा नदियाँ द्वारा लाए गए कांप, कछार जो मिट्टी है, और जलोढ़ संघ से निर्मित क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ भूखंड है। यहाँ पर जीविका निर्वहन कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है? जीविका निर्वहन कृषि होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अर्थात 2011 की जनगणना अनुसार लगभग 43 से 45% जनसंख्या निवास करती है। अब टिक मार्क वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय में सबसे दक्षिण में, जो हिमालय के दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। तो क्या कहते हैं इसे? शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, हिमाद्री, या आपकी पश्चिम घाट।
यानी कि आपका जो सह्याद्री क्षेत्र है उसको हम पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पाक जल संधि किस किस के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में जो स्थित है वो आपका है लक्षद्वीप समूह, और बंगाल खाड़ी में आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ढेर सारे हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी है अरावली पर्वत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। मान हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयस के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल देश से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। नर्मदा नदी सागर में गिरती है, तो अरब सागर में। भारत में लगभग मध्य भाग में होकर बहने वाली रेखा कौन सी है? तो वही है आपकी कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा है, और ये 23.5 अक्षांश से होकर गुजरती है। के लिए 8 राज्यों को क्रॉस करती है। तो ये कह रहा है भारत के मानचित्र में इसको दिखाएं, कर्क रेखा को, भारत का मानक यमोत्तर, और जिस राज्य से आपको ये गुजरता है उसको बताएं। अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। क्लियर। तो लास्ट में हमारा अब स्टार्ट होगा आपका भारतीय जलवायु और वनस्पतियाँ। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे प्रिय दोस्तों। तो आपको इसके 1-2 बार इसका रिवीजन करें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्या हों, क्लियर हो जाएं, और ये किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आपको इंडिया जब आप अध्ययन कर रहे हो तो आपके पास क्या है, कैपिटल यानी ऑक्सफोर्ड का वो मैप ले लें, और इसके ब्लैंक मैप लें, और ब्लैंक मैप लेकर के पहले इसका अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद फिर इसके बाद सारे जो बारीकी से जो भी चोटियां हैं, पर्वत हैं, श्रृंखला हैं, अभी 6 का है, 7th में आएंगे, 8th 9th में आएंगे, तो सारी चोटियां को हम रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कौन चोटी कहाँ पर है, मकालू कहाँ पर है, ठीक है ना, और आपका ग्रीसिंग कहाँ पर है। इसके बाद बताएंगे क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, केटू कहाँ पर है, नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चोटियां हैं, इसके बारे में काफ़ी अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, दक्षिण भारत की ऊँची चोटी हैं। दक्षिण भारत सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमालाई है। कौन सी है? अनाईमुड़ी है। इसके बाद सारी नीलगिरी पर्वत है। नील पर्वत में कौन से आपके टूरिस्ट प्लेस हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, इस सारी वीडियो को अपने जितने भी मिलने जुलने वाले लोग हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे आपको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप कि दोस्तों, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही हम सारे फिर टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, और 1-2 दिन में आपके जो कुछ दिन देखते हैं, और फिर हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे। टॉपिक चल रहा है जलवायु संबंधित, तो अध्ययन कराते हैं। तो यहीं पर हम आपसे विदाई लेते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।